हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के भी कहानी की शुरुआत करते हैं। अपने वीरान से फ्लैट से निकलकर मैं समय काटने के लिए सामने पार्क में चला गया। जिंदगी जीने और काटने में बड़ा अंतर होता है। पार्क के 2 चक्कर लगाने के बाद मैं तुरंत एकांत में बड़ी बेंच पर बैठ गया। यह मेरा लगभग रोज का कार्यक्रम होता है और अंधेरा होने तक यहीं पड़ा रहता हूँ। बाग के पास कुछ नया बन रहा था। वहाँ की पहली सीढ़ी अभी ताजा थी, इसलिए उसको लांघकर सीधे दूसरी सीढ़ी पर पहुँचने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। मैं लोगों की असुविधा को देखते हुए हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर खींचता रहा। बड़े बूढ़ों का पांव कांपता देख मैं पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींच रहा था, पर बेहद आहिस्ता से। हाथ दीजिए कहकर मैं लगातार उस औरत को आगे आने को कहता और वह हर बार हिचकिचाकर सीढ़ियों की बगल में खड़ी हो जाती। हल्के भूरे रंग के सूट के ऊपर सफ़ेद चुन्नी से उसने अपना सिर ढांप रखा था। मैंने फिर से आग्रह किया, हाथ दीजिए, अब तो अंधेरा भी शुरू होने वाला है। उसने धीरे से मुझे अपना हाथ पकड़ाया। मैंने जैसे उसके हाथ को स्पर्श किया, उसके कोमल स्पर्श ने मुझे भीतर तक हिला दिया। इसी प्रक्रिया में उसे सहारा देते समय उसकी चुन्नी सिर से लढ़क कर कंधे पर आ गई। उसने मुझे देखते ही कहा, तब तुम कहाँ थे जब मैंने इन हाथों का सहारा मांगा था? तुम रागनी हो ना? मैंने हैरान होकर पूछा। शुक्र है तुम्हारे होठों पर मेरा नाम तो है। कहते कहते उसकी आंखों में पानी आ गया और वह सीढ़ियों से हटकर एक कोने में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे वहां गया। वह बोली, मैंने परसों तुमको पार्क में देखा तो इन आंखों को सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि वह तुम हो। कैसे हो? ठीक ही हो, मैंने बूझे मन से कहा और उसका पता जानने के लिए अधीर होकर पूछा। सेक्टर 18 में मेरे बड़े भाई वहीं रहते हैं। जब मन बहुत उदास हो जाता है तो यहाँ आ जाती हूँ। मैं उसके चेहरे को देखता रहा। उसके बाल समय से पहले सफ़ेदी पर थे, पर उसकी सफ़ेद चुन्नी और सोनी मांग देखकर मैं सहम सा गया। कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दोनों के बीच में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। भाव व्यक्त करने के लिए शब्दों का अभाव लगने लगा। वर्षों की चुप्पी के बाद भी शब्दों को तलाशने में बहुत समय लगा। खामोशी को तोड़ते हुए मैंने ही कहा, चलो दूर पार्क में चलकर बैठते हैं। एक आज्ञाकारी बालक की तरह वह मेरे साथ चल रही थी। हमारे बीच का गहरा सन्नाटा मौन था। उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए मैं बेहद उतावला हो रहा था, पर बातें शुरू करने का सिरा पकड़ में ही नहीं आ रहा था। मरकरी लाइट के पोल के पास नीचे हरी घास में हम दोनों ही एक दूसरे के मुख सहमति से बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करते थे। उसके शरीर से छूकर आने वाली ठंडी हवा मुझे भीतर तक सुखद एहसास दे रही थी। और कौन कौन है यहाँ तुम्हारे साथ? मैंने डूबते हुए दिल से पूछा। कोई नहीं, बस मैं, भैया भाभी और उनके एक 8 साल की बेटी। और तुम्हारे साथ कौन है? बस मैं ही हूँ। मेरा स्वर उदास हो गया। बातों बातों में उसने बताया कि शादी के 10 साल बाद ही उसके पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। एक बेटी है जो वनस्थली में पढ़ती है और वही हॉस्टल में रहती है। संयुक्त परिवार होने के नाते सब कुछ वैसा चला जो नहीं चलना चाहिए था। उस घर में रहना और ताने सहना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। पति के गुजर जाने के बाद कुछ दिन तो सहानुभूति में कट गए। बस उसके बाद सबने अपने अपने कर्तव्यों से इतिश्री मान ली। पिछले साल बेटी के हॉस्टल जाने के बाद थोड़ी राहत से महसूस की, पर मन बहुत ही उदास और अकेला हो गया। जिंदगी की लड़ाई कितनी भयंकर होती है। मन बहुत उदास होता है तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती हूँ। सच बहुत कुछ सहा है मैंने। इतना कहकर वह बिलखती रही और मैं पाषाण बना चुपचाप उसका रुदन सुनता रहा। मेरे मन में इस इच्छा ने बार बार जन्म लिया कि किसी न किसी बहाने उसे स्पर्श करूं, उसको सीने से लगाऊं, उसके लंबे केसों को सहलाकर उसे चुप करा दूं। पर शुरू से ही संकोची स्वभाव का होने के कारण कुछ भी न कर पाया। मेरी आंखें भर आई। मैं मुंह दूसरी तरफ करके सुबकने लगा। एक लंबी ठंडी सांस लेकर मैंने कहा, पता नहीं यह संयोग है कि तुम्हें एक बार फिर से देखने की हसरत पूरी हो गई। बातों का क्रम बदलते हुए उसने अपनी आंखों को पोंछा और बोली, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मेरे पास तुम्हारे जैसा बताने लायक तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा तो गहरे उद्वेग के साथ कही गई मेरी बातों में छिपी वेदना को उसने महसूस किया और मेरा हाथ जोर से दबाकर सब कुछ कहकर मन हल्का करने का संकेत दिया। अपने से कहीं उच्च स्तर के परिवार में मेरा विवाह हो गया। पत्नी के स्वच्छंद एवं स्वतंत्र होने की जिद ने मुझे डस लिया। अत्यधिक धन संपदा ने भी इसको मुझसे दूर ही रखा। बात बात पर झगड़कर मायके जाना और मायके वालों का मेरी पत्नी पर वरदहस्त, कुल मिलाकर हमारी बीच की दूरियां बढ़ता ही रहा। वह चाहती थी कि मैं घर जमाई बनकर हर ऐशो आराम की वस्तु का उपभोग करूं, मगर मेरे जमीर को यह मंजूर नहीं था।
एक दो बार मेरे माता पिता उसे मनाने समझाने भी गए, पर उन्हें तुच्छ एवं असभ्य कहकर उसने बेइज्जत किया। फिर मैं वहां नहीं गया। मेरे जुड़वा बेटा बेटी है, उसी के पास रहते हैं। जब कभी मेरा मन बच्चों से मिलने को चाहता है, मैं उन्हें कहीं बाहर बुलाकर मिल लेता हूँ। उनके मन में मेरे प्रति न प्यार है न नफरत। जब से मेरे ससुर जी का देहांत हुआ है, उसने दोनों बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया है। पत्नी के मन में आज भी मेरे प्रति नफरत कूट कूट कर भरी है। सारा जीवन बस यूं ही बीत गया। जीवन कैसा भी बीते, पर उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। धीरे धीरे यह दर्द मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर तो अकेले ही जिंदगी जीने की जंग शुरू हो गई, जो आज तक चल रही है। मैं पिछले 3 सालों से इसी शहर में हूँ और पास ही एक बैंक में मैनेजर हूँ। बस यही है मेरी कहानी। हम दोनों ही अतीत की यादों में खो गए, जिंदगी की किताब के पन्ने पलटते रहे एवं एक एक पड़ाव जांचते रहे। यही भटकाव कभी कभी आदमी के भविष्य की दिशा तय कर देता है। रात काफी घिर चुकी थी। बड़े बेमन से हमने एक दूसरे से विदा ली। रागनी से मिलने के बाद मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए महरी को दरवाजे से वापस भेज दिया। मैं चाय का गिलास लिए ड्राइंग रूम में बैठ गया। सहसा स्मृति कलश से पुनः एक स्मृति उभरकर मुझे कई बरस पीछे ले गई। मेरे विचारों के तार का बत्ती से जुड़ के पता ही न चला। उस छोटे से शहर में कॉलोनी के कोने वाले मकान में वे लोग नए नए आए थे। माँ प्रतिदिन सवेरे टहलने जाती, तो रागनी की माँ का भी वही नित्य क्रम था। हम अपनी अपनी माँ के साथ पार्क में आते और जब तक माँ टहलती, पार्क में एक तरफ बैठकर बातें करते रहते। हम उम्र होने के कारण हमारी आपस में बहुत बनने लगी। खेलते खेलते कब जवान होकर एक दूसरे के करीब आ गए, पता ही न चला। दिन बीतते गए, हमारी खुशियों का कोई अंत नहीं था। मगर एक दिन सूर्योदय होने से पहले सूर्यास्त हो गया। उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और वे सदा के लिए संसार से कूच कर गए। इस तरह एक दिन उस परिवार पर कहर टूट पड़ा। उस रोज की शाम हर रोज की तरह नहीं हुई। जब तक मैं कॉलेज से आया, उनका सामान ट्रक में लादा जा चुका था। पता चला वे लोग पुनः अपने घर में जा रहे हैं। मैं रागनी से मिल भी नहीं सका। उससे मिलने की हसरत बस मन में सिमट कर रह गई। न तोप चली न तलवार, न सुई चली न नस्तर, पर हृदय पर ऐसा गहरा आघात लगा कि मैं ठीक से संभल न पाया। मेरे तो प्राण ही निकल गए। वह साल बेहद उदासी में बीता। मैं पार्क में बैठकर पुरानी यादों को दोहराता रहा। मेरे पास उसका कोई संपर्क सूत्र भी नहीं था। एमकॉम करने के बाद मेरी बैंक में नियुक्ति हो गई तो मुझे देहरादून जाना पड़ा। बातों का सिलसिला इसके बाद जाकर थम गया, लेकिन उसकी यादें मेरे मन में बनी रही। एक बार दिवाली पर घर आया तो माँ ने जो ही दिल के तार छेड़ दिए। तुझे याद है, हमारे पड़ोस में वर्मा जी रहते थे, वही जिनकी बेटी रागनी के साथ तो अक्सर खेला करता था। हाँ, मेरा दिल धक से कर गया। कहाँ है वह? पिछले दिनों उसकी माँ का फोन आया था अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने के लिए। तो क्या कहा आपने? मैंने उत्सुकता से सांसें थामकर पूछा। मैं भला क्या कहती? जब भी तुझसे रिश्ते की बात करती तू टाल जाता था। मुझे लगा तेरे मन में कोई है और जब समय आएगा तो खुद ही बता देगा। नहीं माँ, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना है। मैंने सारा संकोच त्याग कर माँ से मनुहार की। चाहो तो एक बार फिर से बात करके देख लो। और जब तक माँ ने बात की बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने रोमांसी से होकर बताया कि रागनी की शादी तेरे साथ करने को उनका बड़ा मन था और रागनी की भी रजामंदी थी, पर समय से मैं कुछ जवाब न दे सकी तो वह उदास हो गई। अब तो रागनी की सगाई भी हो चुकी है। मेरा दिल भारी हो गया और अगले दिन ही मैं वापस देहरादून चला गया। उस जैसा फिर मन को कोई प्यारा न लगा। मैंने उसका अस्तित्व ही भुला देना चाहा, पर भूलने के लिए भी मुझे हमेशा याद रखना पड़ा कि मुझे उससे भूलना है, जो सहज न हो सका। आज इतने सालों के बाद सारी बातों की पुनरावृत्ति ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने धीरे से आंखें मूंद ली, पर फिर भी आंसू का एक कतरा न जाने कहां से निकलकर मेरे गालों पर आ गया। अगले दिन सुबह घूमने के लिए मैं बाहर जाने लगा तो दरवाजे पर रागनी को देखकर रुक गया। हैरानगी से पूछा, रागनी तुम घूमने जा रहे हो? चाय नहीं पिलाओगे? देखो तो अकेले कैसे रह लेते हो। उसके शब्दों के इस आक्रमण से मैं सकपका सा गया, परंतु उसके साथ रहने का कोई मौका भी गंवाना नहीं चाहता था। सो बोला, चलो आज सैर रहने देता हूँ। नहीं, तुम जाओ, तब तक मैं चाय तैयार करती हूँ। अपने होठों पर चिर परिचित मुस्कान के साथ रागिनी बोली। नित्य क्रम नहीं छूटना चाहिए, चाहे शरीर छूट जाए। उसने यह उसी अंदाज में कहा जैसे पार्क का चौकीदार टहलने वालों से कहा करता था। हम दोनों बीती बातों को याद करके हंस पड़े। वह मेरे साथ ही घर के अंदर आ गए। दिन पखेरों की तरह उड़ने लगे। जिंदगी ने खुद ही खुशनुमा वारदात की शुरुआत कर दी। हमारा मिलना जुलना लगातार जारी रहा और निरंतर एक दूसरे को सहारा देते रहे। उसने भी अपनी छुट्टियां बढ़वा ली। उस दिन दोपहर से मेरा मन बहुत बेचैन और क्षुब्ध था।
शाम होते होते उसने वह बात बता दी जो मैं पहले से ही जानता था। मेरे पास आते साड़ी के पल्लू को अंगुलियों पर इस तरह लपेट रही थी जैसे कोई महत्वपूर्ण बात कहने की भूमिका सोच रही हो। मेरे स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने जा रही है, कल वापस चली जाऊंगी। यह सुनकर मुझे गांठ मार गया। मैं तड़प उठा, बेहद धीमी आवाज में डूबते हुए दिल से पूछा, फिर कब लौटोगी? क्या फैसला किया है? कुछ फैसले हिसाब लगाकर नहीं किए जाते, जिनकी खुद ही कर देती है। फिर भी मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। मैं नहीं जानती। वह रोमांसी सी हो गई। फिर स्वयं को नियंत्रित कर लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, तुम? मेरा क्या है, जब तक मन चाह रह लूंगा। फिर ढलते सूरज का क्या पता कब अस्त हो जाए। ऐसा क्यों कहते हो? कहते हुए रागिनी ने मेरे कंधे पर सिर टिका दिया। मेरी सिसकियां रुलाई में फूट पड़ी। प्रेम का एहसास इतना गहरा होता है, मैंने कभी सोचा भी न था। हम एक दूसरे के बाहुपास में बंध गए। आखिर वह मनहूस घड़ी आ ही गई। मैं उसे स्टेशन तक छोड़ने गया। गाड़ी के जाने तक मैं भाग दौड़ कर उसके लिए पानी और फलों का इंतजाम करता रहा। बड़े भारी मन से मैंने उसे विदा किया। मुझे लगा लगातार मेरे शरीर का एक हिस्सा कटता जा रहा है, पर मुझे तो अपने हिस्से की पीड़ा भोगनी थी, उसे अपने हिस्से की। रागनी क्या गई, मेरा सारा सुख चैन ही ले गई। मुझे सब कुछ वीराना सा लगने लगा। बरसों तक जो बात सीने में छिपी थी वह फिर से पपड़ी पड़े घाव को कुरेद गई। वह न मिलती तो अच्छा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि रास्ते में मुझे कोई रोता हुआ न देख ले। रागनी की यादों ने मुझे पुनः तोड़कर रख दिया। उसके बिना कुछ भी करने को मन नहीं करता। जब मन ज़्यादा बेचैन होने लगता तो उसे लंबे लंबे पत्र लिखता और फाड़कर फेंक देता। इस उम्र में जब मैं जिंदगी को समेटने में व्यस्त था, रागनी के प्रति इतनी चाहत बनी रहेगी, जब पहले पता होता तो उससे कभी न मिलता। घंटे दिनों में बदल गए, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में। हमारे बीच निरंतर संपर्क बना रहा। फोन की हर घंटी पर मैं दिल की धड़कन में तेजी महसूस करता। मेरा वीआरएस स्वीकृत हो गया। मैंने शहर से दूर पहाड़ी पर बनी कॉलोनी में एक फ्लैट ले लिया। और जब रागनी को इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई। पूछा, कब तक कब्जा मिलेगा? वह सब तो मिल चुका है, बस गृह प्रवेश बाकी है। अच्छा, कब कर रहे हो गृह प्रवेश? जब तुम आ जाओ मेरी इस दुनिया में, और है ही कौन। 14 मार्च ठीक रहेगी, समझ गई, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन। इससे अच्छा कोई और दिन हो भी नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगी, पर मेरा इंतजार मत करना। 14 मार्च के दिन सुबह से मैंने घर धुलवा कर 2 गेंदे की मालाएं दरवाजे पर लटका दी थी और मौली में आम के पत्ते बांधकर ऊपर तोरण बांध दिया। मुझे माँ के कहे शब्द अचानक याद आ गए। वह कहा करती थी, बाहर दरवाजे पर आम के पत्ते मौली में गूंथकर जरूर बांधना, क्योंकि आम हमेशा हरा भरा रहता है। आम के पत्ते बांधने के बाद मेरी गृहस्थी कितनी हरी भरी रही, इसको देखने के लिए आज माँ मेरे बीच नहीं थी। उनके बारे में सोचकर मेरी आंखें भर आई। मैं मिठाई की दुकान से एक डब्बा काजू की कतली और नमकीन ले आया। दोनों ही रागनी को बहुत पसंद थे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी था कि रागनी जहां पहुंचने का हर संभव प्रयत्न करेगी। मुझे रागनी का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वह सीधी मेरे फ्लैट पर आ गई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, एकदम वैसे ही जैसे रागनी को मैंने बचपन में देखा था। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठा तो मन में आया कि उसे सीने से लगा लूं। आज मेरे बच्चे भी इतने ही बड़े होंगे। रूंधे गले से मैंने इतना ही कह पाया, काश आज मेरे बच्चे भी होते। यह भी तो तुम्हारी बच्ची है, फिर भी अपने बच्चे को देखना चाहते हो तो सामने देखो। उसने मेरे कंधों का सहारा लेकर सामने टैक्सी की तरफ इशारा किया। मैं इन्हें हॉस्टल से लेकर आई हूँ। मैं जानती थी कि पत्नी के मरने के बाद तुम इनकी कमी महसूस करोगे। क्या वह नहीं रही? मैं चौंक गया। उन्हें गुजरे तो 6 माह हो गए हैं। उन्होंने जानबूझकर तुमको नहीं बताया। फिर मुझे एक तरफ ले जाकर बोली, इन बच्चों के मन में तुम्हारे प्रति यह कहकर जहर भर दिया गया है कि तुम उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं आए। बड़ी मुश्किलों और आश्वासनों के साथ इनको यहाँ लाई हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं झट से रागनी को साथ लेकर टैक्सी के पास गया और कसकर बच्चों से लिपट गया। थोड़ी देर साथ रहने के बाद रागनी वापस जाने लगी तो मेरा मन टूटने लगा। किस अधिकार से उसे रोको? फिर भी भरे कंठ से बोला, रुक जाओ रागनी, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। वह खामोश असहजता को छिपाने का असफल प्रयत्न करती रही। उसकी चुप्पी मुझे निराश कर गई। एक दीर्घ ठंडी सांस लेकर मैंने पूछा, रागनी, क्या मेरा कोई अधिकार है तुम पर? ऐसा शरीर में कोई कोना नहीं जहाँ तुम्हारा अधिकार न हो। वह मेरी आंखों में झांकते हुए बोली थी। उसके शब्द मेरे दिल की गहराइयों में उतर गए, जैसे इस छोटे से वाक्य में जीवन का सारा निचोड़ समाया हो। फिर डबडबाई आंखों से बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ रागनी। क्या अब हम सब साथ साथ नहीं रह सकते?
तुमने ऐसी वस्तु मांगी है जो पहले से ही तुम्हारी थी। वह सिसकने लगी। शायद वह भी मुझसे सहारा चाहती थी। मैंने एक बार बच्चों की तरफ देखा। मेरे मन के भाव को पढ़ते हुए रागनी बोली, अब ये बच्चे इतने नादान नहीं हैं। मैंने उन्हें अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया है। कल पूरी रात बच्चे मेरे साथ थे, ये सब कुछ समझते हैं। मैंने दूर से बच्चों की तरफ देखा। तीनों बच्चे आंखों से इस रिश्ते को स्वीकार कर रहे थे। समय कब कौन सी करवट बदले कोई नहीं जानता। इस नए बंधन की झुरझुरी हमारे मन के भीतर तक फैल गई। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।